हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। सो हर एक टाइप का MCQ मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, इजी से लेके डिफिकल्ट तक। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नॉर्सेट सीरीज़ भी मॉर्निंग में चल रही है। 12:30 नॉर्सेट की वीडियो आती है और 5:30 जो है BFUHS की वीडियो आती है। आप पिछली वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अफोर्डेबल बैच, लाइक यू कांट अफोर्ड हुमंगस बड़े बड़े जो बैचेस हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस चल रहे हैं। DHS पंजाब की वैकेंसी के लिए 999 का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो गया है। बहुत ही अच्छा है, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे MCQs, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस करवाने वाली हूँ। साथ ही में पंजाब के जो क्वेश्चंस आते हैं पंजाबी के एग्जाम के, वो आपको पेपर से पहले प्रोवाइड करूंगी। साथ ही में हमारा चल रहा है 799 का ओनली MCQ बैच। जैसे कि अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप सिर्फ एंड सिर्फ MCQs भी कर सकते हैं। 1499 का जो बैच रहने वाला है, ये हमारा 3 मंथ्स का फुल बैच है, जिसमें आपको थ्योरी क्लासेस, MCQ क्लासेस एंड साथ ही में टेस्ट सीरीज मिलेंगी। और अगर आपका प्रॉपरली बेसिक क्लियर करना है तो 4 मंथ्स का बैच है 2499 का, जिसमें आपको फुल थ्योरी करवाऊंगी मैं हर एक सब्जेक्ट से विद प्रॉपर डिटेल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद की पॉइंटर्स, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज इस बैच में आपको प्रॉपरली मिलने वाले हैं। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको रिव्यूज़ चेक करने हैं तो कम्युनिटी सेक्शंस में जाके आप चेक कर सकते हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं। मेरी अंडर ऑब्जर्वेशन आप रहते हैं, 1-on-1 में कॉन्वर्सेशन करती हूँ हर एक के साथ, हर एक के डाउट क्लियर करती हूँ। अगर आपको प्रॉपरली अंडर ऑब्जर्वेशन रहना है, थोड़े बच्चों में ही पढ़ना है, तो आप बैचेस ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 11th। अ नर्स इज केयरिंग फॉर 45 years old फीमेल पेशेंट हु अंडरगॉन mastectomy एंड Which of the following intervention is appropriate to prevent the lymphedema as a post-operative complication? तो देखो, mastectomy क्या होती है? रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, एक 45 ईयर्स की फीमेल है, उसकी ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है। सो लिम्फोसाइट पे जो है एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, एज अ कॉम्प्लिकेशन होती है वो, प्रिवेंट करने के लिए आप अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या करोगे? इंश्योरिंग पेटेंसी ऑफ वूंड ड्रेनेज ट्यूब, frequently elevating the arm of an affected side above the level of heart, placing the arm on the affected side in an independent position, restricting movement of the affected आर्म। सो देखो, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि आप जो आर्म है उसको हार्ट के लेवल से ऊपर करके रखो। जब भी आप किसी चीज़ को एलिवेट करके रखते हो तो उसमें एडीमा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फ्रीक्वेंटली एलिवेटिंग द आर्म ऑफ द अफेक्टेड साइड अबव द लेवल ऑफ द हार्ट जो है परफेक्ट रहेगा, अगर आपको उसका लिम्फोडीमा जो है प्रिवेंट करना है ऑपरेशन के बाद ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडिशन टू द केयर प्लान फॉर पेशेंट विद बेल्स पाल्सी? बेल्स पाल्सी वाला पेशेंट है, हाफ फेस पैरालाइज्ड, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये पेशेंट है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आप इसके नर्सिंग केयर प्लान में ऐड कर सकते हो? इंस्पेक्ट द बक्कल पाउच फॉर फूड आफ्टर ईटिंग, एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक लिक्विड फ्रॉम अ कप, डिस्करेज द पेशेंट फ्रॉम लुकिंग इनटू द मिरर, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट विद इन द रूम। क्या होता है कि इस पेशेंट में हाफ फेस पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो हाफ माउथ है वो काम नहीं कर पाता, ईट नहीं कर पाता और एस्पिरेट भी कर सकता है इसका जो हाफ माउथ है। तो हमेशा पेशेंट को बक्कल पाउच फॉर द फूड आफ्टर ईटिंग को इंस्पेक्ट करना है, बिकॉज देयर इज अ चांसेस कि पेशेंट जो है द नॉन वर्किंग साइड से खाना खाए। ठीक है, बाकी लिक्विड फ्रॉम द कप नहीं देना कभी भी पेशेंट को, बिकॉज कप से पानी पूरे मुंह में जाएगा और जो काम नहीं कर रहा उसका साइड मुंह का, तो वहाँ से एस्पिरेशन पेशेंट को हो सकती है। डिस्करेज नहीं करना पेशेंट को लुकिंग फॉर द मिरर, दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव थिंग। एंड लाइट से उसको कुछ नहीं लेना देना, जस्ट इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट द बक्कल पाउच फॉर फूड आफ्टर ईटिंग। ठीक है, जो राइट ऑप्शन रहेगा ये आप ऐड कर सकते हो प्लान में पेशेंट के बेल्स पाल्सी वाला। विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर सेइंग? इसमें से कौन सी कंडीशन को आप बोलोगे कि जो पेशेंट होते हैं वो आराम, मतलब थोड़े थोड़े ग्रेजुअली, मतलब बहुत स्लोली उनका स्पीक करने का, बोलने का जो एबिलिटी है वो कम होता जाता है? एग्नोशिया,
एप्रेक्सिया, प्राइमरी प्रोग्रेसिव अफेजिया या फिर इकोप्रेक्सिया। सो इकोप्रेक्सिया तो होता है, यहाँ पे तो मैंने राइट ही ऑप्शन करेक्ट लिख दिया। सो देखो क्या होता है इकोप्रेक्सिया, जब कोई पेशेंट साइकेट्रिस्ट और काउंसलर की जो मूवमेंट्स है उसको रिपीट करता है। इसी का एक वर्ड होता है इकोलेलिया। इकोलेलिया तो वो होता है कि जब कोई पेशेंट किसी के वर्ड्स रिपीट करता है। इग्नोसिया होता है किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाना, ठीक है। सो इस चीज़ को बोलते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव अफेजिया, जिसमें पेशेंट जो है ग्रेजुअली उसकी बोलने की जो एबिलिटी है वो लॉस करता जाता है, ठीक है। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर 3। सो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल, तो BFUHS ऐसे ही क्वेश्चंस डालता है, इनडायरेक्टली डालता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे। एनाफ्लेक्टिक शॉक इज ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो एनाफ्लेक्टिक शॉक्स जो होते हैं जिनसे एलर्जीज होती है, सर्टेन एलर्जीज टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए कौन सी ड्रग जो है ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है? एड्रेनालिन, प्रोपेनॉल, डिजॉक्सिन या फिर एनाप्रिल। सो एड्रेनालिन जो होती है वो जो ड्रग है यूज़ की जाती है फॉर द एनाफिलेक्टिक शॉक्स। सो एनाफिलेक्टिक शॉक्स क्या होते हैं, एकदम से पेशेंट का बीपी गिर जाता है, पल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है और पेशेंट एकदम डेफरेसिस हो जाता है। जब भी किसी चीज़ से एलर्जी होती है, लाइक साइनोसाइटिस हो गया या फिर पॉलन एलर्जी होगी, किसी ड्रग से एलर्जी हो गई, सो दैट इज कॉल्ड एनाफिलेक्टिक शॉक, जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द एलर्जन। सो नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन द वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज इज कंसिडर्ड एज। सो अगर वो एक ना रुके बिना ही जो है बबलिंग हो रही है वेटल्स चेस्ट सील ड्रेनेज में, तो उसको आप क्या बोलोगे? नॉर्मल फाइंडिंग, सर्जिकल एम्फासीमा, एयर लीकेज इन सिस्टम, चेस्ट ड्रेनेजेस आउट। सो इसको हम बोलते हैं एयर लीकेज। अगर इंटरमीडिएट हो रही है देन इट्स अ नॉर्मल, बट अगर कॉन्टिन्यूस बबलिंग हो रही है देन वहाँ पे क्या हो रहा है? एयर लीकेज हो रही है सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट हैज बीन डायग्नोज्ड विद पर्नीशियस एनीमिया इन प्लानिंग केयर फॉर अ क्लाइंट, द नर्स एंटिसिपेट दैट क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विद। सब एनीमिया का टॉपिक जिसने किया है उसको पता है पर्नीशियस कौन सा होता है, बाकी एनीमियाज कौन से होते हैं, ये प्लास्टिक एनीमिया कौन सा होता है। सो पर्नीशियस एनीमिया वाला पेशेंट है तो उसको आप किस चीज़ के साथ ट्रीट करोगे? थायामिन, आयरन, B12 या फिर फॉलिक एसिड। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ कि पर्नीशियस एनीमिया के लिए कौन सा चीज़ जो है आप ट्रीट करने वाले हो पेशेंट को, किस चीज़ से? थायामिन से, आयरन से, विटामिन B12 से, फॉलिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ 21 years old woman is being treated for injury sustained in accident. The patient has a CVP line in place. The nurse recognized that CVP measurements reflects. So देखो 21 years old woman है, ठीक है, उसको इंजरी हुई है, उसके सेंट्रल विनस जो लाइन पड़ी हुई है। सो नर्स रिकॉग्नाइज करती है कि जो CVP लाइन की मेजरमेंट है वो क्या रिफ्लेक्ट करेगी हमें? कार्डिक आउटपुट, प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, प्रेशर इन द राइट एट्रियम या फिर प्रेशर इन द एरिया। सो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रल वीनस जो लाइन है वो आप कहाँ डालते हो, CVP लाइन जो है वो आप कहाँ डालते हो और वो किस चीज़ की रीडिंग के बारे में आपको बताती है। सो वो बताती है हमें कि राइट एट्रियम, क्योंकि वो जो लाइन है वो कहाँ डलती है? डायरेक्टली टू द राइट एट्रियम। सो बताती है कि जो राइट एट्रियम है हार्ट का, जो ये साइड आता है राइट एट्रियम, इसमें कितना प्रेशर चल रहा है। इसलिए आप जो नर्स है वो बोलेगी कि जो CVP मेजरमेंट है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि राइट एट्रियम में कितना प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट हैज अंडरगॉन थायरोइडेक्टमी, द नर्स मॉनिटर फॉर साइन डैमेज ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड पोस्ट ऑपरेटिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट डैमेज टू द पैराथायरॉइड ग्लैंड। सो एक पेशेंट है थायरोइडेक्टमी के अंडरगॉन, मतलब थायरोइडेक्टमी हुई है, तो नर्स मॉनिटर कर रही है कि थायरोइडेक्टमी करते हुए कहीं उसके पैराथायरॉइड ग्लैंड्स तो नहीं रिमूव हो गए। जो ये ग्लैंड्स होते हैं छोटे 4 पेयर्स ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ये भी तो नहीं रिमूव हो गए। तो वो कैसे इस चीज़ को असेस करेगी? हॉर्सनेस से, टिंगलिंग अराउंड द माउथ, रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस या फिर नेक पेन। सो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का काम क्या होता है? कैल्शियम मेंटेन करना बॉडी में, और कैल्शियम अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड चले जाएंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट को कैल्शियम से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? टेटने की। और टेटने जो है सबसे पहले कौन सा साइन देगा अगर थायराइड के साथ पैराथायरॉइड ग्लैंड भी रिमूव हो चुके हैं? टिंगलिंग अराउंड द माउथ। और अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड रिमूव हो चुके हैं सो पेशेंट सबसे पहले कहेगा कि मेरे जो माउथ में है ना बड़ी सुन्न और टिंगलिंग, ऐसे जैसे पिंग कर रहा है कोई, वैसा फील हो रहा है। अगर आपको थायरोइडेक्टमी में हेमरेज चेक करना है तो आप पेशेंट में देखोगे कि वो कॉन्टिन्यूस स्वेलो करता हुआ दिखेगा, कुछ निगल रहा है, बिकॉज ब्लीडिंग हो रही होगी उसकी गले में, तो वो उसको निगलेगा बहुत ही अच्छे से। देखो ये सारी चीज़ें ना आपको प्रॉपरली बेसिक क्लियर करके ही पता चलनी है, तो इसीलिए कह रही हूँ कि अगर अभी भी आप लेट हो और आप चाहते हो कि प्रॉपरली आपको जो है
पढ़ना है सो आप बैचेस मेरे साथ पढ़ सकते हो, बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। थोड़े बच्चों में ही पढ़ाती हूँ, एक छोटे छोटे बैचेस बना रखे हैं मैंने ताकि सबके साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर सकूँ, बिकॉज आज के टाइम में 1-on-1 बच्चे को किसी भी बैच में जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन पढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1-on-1 ही रहता है मेरा हर एक बच्चे के साथ, कोई भी डाउट होता है तो सामने से मैं प्रॉपरली रिप्लाइज करती हूँ सबको, और छोटे 50-50 बैचेस बनाती हूँ 50-50 बच्चों के, ताकि वो क्लासेस में मैं उन सबको अच्छे से देख पाऊँ। इन बैचेस को आप देख सकते हो 799 का। अगर आपका प्रॉपरली थ्योरी कंप्लीट है तो आके आप एमसीक्यूज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक टाइप का एमसीक्यू मैं करवाऊंगी। 1499 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं करवाऊंगी, 100+ रहने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट से, प्लस आपको जीके एंड एप्टीट्यूड अगर आप नॉर्सेट के हो, एमसीक्यूज भी कराऊंगी। टेस्ट सीरीज भी इसी में ही है, टेस्ट सीरीज 799 में भी है। और अगर आपकी थ्योरी है, गैप है मैम, बहुत लंबा गैप है, मैं नहीं कर पा रही कंप्लीट, सो आप एक डिसिप्लिन्ड वे में इस बैच में आ सकते हो, जो कि 4 मंथ्स का बैच है, जिसमें आपको हर एक थ्योरी का, हर एक एमसीक्यू का मैं कैसे उसको आगे से लेके प्रॉपरली एंड तक कैसे आपने उसको पढ़ना है, कैसे आपने उसमें से ट्रिक निकालनी है, कैसे आपने ऑप्शन ठीक करना है, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगी। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, बिकॉज अभी पेपर आने ही वाले हैं। सो आपको ये 2-3-4 महीने हैं, इनको प्रोडक्टिव बनाना है, सो यू कैन गो फॉर बैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, after experience a transient ischemic attack, a client is prescribed aspirin 100 mg by Mount Delhi. The nurse should teach the client is medication has been prescribed to. तो ischemic attack आया है पेशेंट को, ठीक है, ischemic होता है, ऑक्सीजन एंड ब्लड जो है प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रही, तो उस पेशेंट को कहा गया है कि तू 100 mg पर ऑरली एस्पिरिन लेनी है। तो नर्स समझ आएगी कि ये मेडिसिन उसे क्यों प्रिस्क्राइब की है, कंट्रोल हेडेक करने के लिए, एनहांसिंग इम्यून रिस्पॉन्स, प्रिवेंट इंटरक्रेनियल ब्लीडिंग, डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। कभी भी किसी जगह पे अगर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, देन द मेन रीजन इज कि वहाँ पे ब्लड जो है या फिर क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, या फिर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर ब्लड जो है वो प्रॉपरली जो है वो फ्लो नहीं कर रहा। देन आप क्या करते हो, प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करने के लिए, जिसको आप वैसे भी बोलते हो खून पतला करने के लिए, आप जो है एस्पिरिन देते हो, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपरली पेशेंट के हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70-year-old क्लाइंट इज कन्फाइंड टू हर बेड ड्यू टू एडवांस पार्किंसंस डिसीज, विच नर्सिंग डायग्नोज टेक द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर क्लाइंट। तो पार्किंसंस डिसीज वाला पेशेंट है, 70 साल का पेशेंट है, बेड से ही डिफाइंड है, चल फिर नहीं सक रहा, तो आप उसके लिए नर्सिंग डायग्नोज में हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रखोगे, पोस्चरल हाइपोटेंशन, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इनफेक्टिव यूरिनरी एलिमिनेशन, रिस्क फॉर इंजरी। सो ऑलवेज गो फॉर ABC, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, क्योंकि चल फिर नहीं रहा पेशेंट, ठीक है। प्रिवेंट फॉर इंजरी तब होता अगर वो एडवांस नहीं होता बेड से, ठीक है ना, ट्रबल इन वॉकिंग आता है, उसका जॉइंट गेट होता है, पर यहाँ पे लिखा है प्रॉपरली कि वो बेड से ही कन्फाइंड है, वो चल नहीं रहा, तो उसे चलने और इंजरी के कोई चांसेस नहीं है, ज़्यादा है उसको एयरवे के, ठीक है। सो इसलिए आप सेकंड ऑप्शन को टिक करोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो विदाउट एनी दिक्कत। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो। एंड फॉर द बैचेस यू कैन ज्वाइन दिस, 799 का बैच है, 1499 का बैच है, 2499 का बैच है, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं, बैचेस एंड डिस्क्रिप्शंस ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।